डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोर्स वर्क लेक्चर पीएचडी कोर्स वर्क लेक्चर सीरीज़ में ये मेरा 7वां लेक्चर है। हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस एंड स्टाइल्स ऑफ साइटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। इस सीरीज़ का ये 7वां है जिसमें कि हम MLA स्टाइल ऑफ साइटेशन एंड रेफरेंस पर बातचीत करेंगे और ये अंतिम लेक्चर है। इसके बाद आपका ये टॉपिक पूर्ण होगा। आप इसकी परीक्षा दीजिएगा और इसमें सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं MLA स्टाइल के विषय में। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA का फुल फॉर्म है। अमेरिका का ये एसोसिएशन है। 1883 में ये स्थापित हुआ था और उसके बाद से ही ये 2 दस्तावेजों के रूप में अपनी शैली में किस प्रकार से रेफरेंस देना चाहिए इसके विषय में 2 दस्तावेज ये प्रकाशित करता रहा है। MLA स्टाइल मैनुअल एंड गाइड टू स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड MLA हैंडबुक ऑफ राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। इसमें से जो ज़्यादा प्रचलित है वो MLA हैंडबुक ऑफ राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स ही है, जिसको अधिकतर रेफ़र करके और लिखते हैं। हालांकि दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। जो नियम बताते हैं हैंडबुक में वही मैनुअल में भी बताते हैं। सिर्फ इसको 2 अलग रखा है। एक स्कॉलरली पब्लिशिंग माने वो किसी भी तरह की पब्लिशिंग हो, स्कॉलरली एकेडमिक, वो उसके लिए है, और ये विशेष रूप से रिसर्च पेपर के लिए निर्धारित कर दिया है। लेकिन वस्तुतः नियम उनके दोनों में एक ही है, तो दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है। हैंडबुक प्रचलित है तो उसका संस्करण आता रहता है। तो ये नवा संस्करण अभी अप्रैल 2021 में प्रकाशित हुआ था। ये लेटेस्ट संस्करण है और अभी वही चल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भाषा, साहित्य, लैंग्वेज, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, ये 3 क्षेत्र हैं, अध्ययन क्षेत्र, जिसमें MLA स्टाइल का ज़्यादा प्रयोग होता है। ये जो MLA स्टाइल है उसमें भी पैरेंथेटिकल वे ही अपनाया जाता है, कोष्ठक प्रणाली ही अपनाई जाती है, जिसमें कि आप कोष्ठक में इन टेक्स्ट साइटेशन में गोल कोष्ठक के अंदर लेखक का सरनेम और पेज नंबर लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, APA स्टाइल में लेखक का सरनेम और प्रकाशन वर्ष जो उनके जिससे हम उद्धरण ले रहे हैं, जिससे हम साइटेशन ले रहे हैं, उसका प्रकाशन वर्ष लिखा जाता था, जबकि MLA में पेज नंबर लिखा जाता है। आप जहाँ से भी उद्धरण ले रहे हैं वहाँ उस लेखक का नाम आप लिखेंगे और जिस पुस्तक से आप ले रहे हैं उसका पेज नंबर लिखेंगे। पुस्तक का नाम आप रेफरेंस में बाद में जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में क्वामा नहीं आता है। APA स्टाइल में आप लेखक का सरनेम लिखते थे, क्वामा करते थे और प्रकाशन वर्ष लिखते थे। इसमें लेखक का सरनेम होता है और पेज नंबर होता है, बीच में क्वामा नहीं आता है। उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण देते हैं, भाषा विज्ञान एक पुस्तक है भोलानाथ तिवारी जी की, उसमें से हमने एक उदाहरण लिया है। भाषा के अस्तित्व में आ जाने के बाद ऐसे बहुत से शब्द भी बनते हैं जो यादृच्छिक न होकर साधार और सुचिंतित होते हैं। ये उदाहरण है उस पुस्तक से, और इसमें साइटेशन देने के लिए तिवारी, ये भोलानाथ तिवारी का सरनेम तिवारी, और उसके बाद उनका जिस पेज नंबर से आया 4 नंबर, पृष्ठ संख्या 4, तो वो 4, और उसके बीच में कोई क्वामा नहीं है। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। फुल स्टॉप या क्वामा जो हमको देना होता है डॉक्यूमेंट के संदर्भ में, जो इस उदाहरण के संदर्भ में, वो साइटेशन पूरा होने के बाद, यानी कि ये जो आप रेफरेंस आपने साइटेशन जो दे दिया तिवारी 4 ब्रैकेट बंद हुआ, उसके बाद क्वामा या फुल स्टॉप आएगा।
कुछ सामान्य नियम हम जान लें। जैसे अभी जैसे बताया ही कि इन टेक्स्ट साइटेशन में केवल लेखक का सरनेम आएगा और पृष्ठ संख्या आएगी, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। बाय चांस पेज नंबर नहीं है किसी भी कारण से, या जैसे कि आप अगर भाषण का संदर्भ दे रहे हैं किसी का, तो उसमें पेज नंबर नहीं आ रहा है, तो आप केवल लेखक का नाम या वक्ता का नाम ही लिख देंगे, उतना ही पर्याप्त होगा। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। इन टेक्स्ट साइटेशन की भी बात चल रही है। अगर एक ही लेख से एक ही लेखक का उद्धरण बार बार आ रहा है, जैसे कि हमने पहले दिया भाषा विज्ञान पुस्तक से भोलानाथ तिवारी जी का एक उद्धरण दिया था इसके पहले जो, अगर हम उसके आगे दूसरा उद्धरण भी लेते हैं उनका, तो फिर हमको फिर से उन लेखक का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तिवारी फिर से हम नहीं लिखेंगे, केवल पेज नंबर दे देंगे। जैसे पेज नंबर 4 से लिया था पिछला जो हमने उदाहरण लिया था, ये उदाहरण इसमें पेज नंबर 4 है। मान लीजिए पेज नंबर 8 से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, तो आगे जो इसके उदाहरण आएगा उसके बाद ब्रैकेट में केवल 8 लिखा जाएगा। तिवारी भी हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है एमएलए स्टाइल में। अगर मान लीजिए कि एक ही सरनेम वाले 2 लेखक हैं, तो ये इसमें एपीए में जो स्टाइल हम अपनाते थे, एपीए में भी हम अगर एक टाइटल वाले एक सरनेम वाले 2 लेखक हो तो उनका नाम पहला नाम ले लेते थे या उसका इनिशियल ले लेते थे। तो ऐसे ही इसमें भी करना है। यदि एक ही सरनेम वाले 2 लेखक हैं तो लेखक का पहला नाम पूरा नाम भी हम लिख सकते हैं या फिर केवल उनका इनिशियल लिख सकते हैं। अब यदि एक ही लेखक है और उसकी 2 पुस्तकों से हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो अभी हमने उदाहरण दिया भोलानाथ तिवारी जी की भाषा विज्ञान पुस्तक से हमने लिया, और दूसरी भी उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक अपभ्रंश के विविध रूप मान लीजिए उससे हम ले रहे हैं, तो हमको वहाँ पर जहाँ पे साइटेशन दे रहे हैं वहाँ पर तिवारी के साथ साथ भाषा विज्ञान 4 ऐसा लिखना पड़ेगा। और दूसरा लिया तो उसमें भी फिर हमको तिवारी अपभ्रंश के विविध रूप और उसके बाद पृष्ठ संख्या लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से यदि एक ही लेखक के कई कामों में से कई उनके लेखों में से उद्धरण लिए जाते हैं तो उस उद्धरणों का लेखों का या पुस्तक का शीर्षक भी संक्षिप्त रूप से, अगर लंबा शीर्षक है तो छोटा करके लिखा जाता है। विराम चिन्ह जैसा हमने बताया कि अल्प विराम पूर्ण विराम जो भी देना है आपको उद्धरण के बाद, तो वो साइटेशन पूरा हो जाने के जब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं दिया जाता है। ये सामान्य ही है, एपीए में भी इसी प्रकार किया जाता है और एमएलए में भी। इसमें भी एमएलए शैली में भी एपीए की तरह ही जो रेफरेंस होता है वो अंत में आता है। यदि आप शोधालेख तैयार कर रहे हैं तो लेख के अंत में आएगा, यदि आप शोध प्रबंध लिख रहे हैं तो हर अध्याय के बाद आएगा, चैप्टर के बाद आएगा, अलग ही पृष्ठ बनेगा उसका। और उसका जो टाइटल है, जो उस पेज का शीर्षक है, वो उद्धृत लेख सूची या वर्क साइटेड ऐसा दिया जाता है। एमएलए स्टाइल में ये निर्धारित है कि जो आप रेफरेंस देंगे उसकी उस पेज की का जो शीर्षक होगा वो वर्क्स साइटेड, ऐसा इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं, या हिंदी में उद्धृत लेख सूची इस प्रकार कर सकते हैं। और इसमें उन्हीं का उल्लेख होगा जिनका कि वास्तविक उद्धरण लेख में है, जिनका संदर्भ, जिनका साइटेशन अंदर आया है, उन्हीं को आप यहाँ पर एनलिस्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं। आपको मालूम है उसके अलावा यदि आप किसी पुस्तक का नाम देना चाहते हैं जिसको पढ़ करके आपको इस लेख को लिखने में सहायता मिली या शोध प्रबंध तैयार करने में सहायता मिली, तो वो सब बिब्लियोग्राफी में जाएगा। यहाँ पर वही आएगा जिसका उद्धरण सचमुच की लेख में या अध्याय में दिया गया है। ठीक है, तैयार करने का तरीका एपीए की तरह ही है। एपीए में भी हैंगिंग इंडेंट के साथ आप तैयार करते थे, मतलब आप जब जाएंगे वर्ड पे, मान लीजिए आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो नन माने कोई नहीं, माने सारे के सारे आपका लेफ्ट हैंड से बिल्कुल शुरू होंगे सटा करके, मार्जिन के बाद तुरंत शुरू होंगे।
दूसरा होता है फर्स्ट लाइन, यानी आप पहली जो लाइन आएगी वो मार्जिन से थोड़ी सी छोड़ करके आएगी, बाकी मार्जिन से सटी हुई आएगी। और तीसरा जो होता है ये हैंगिंग, जिसमें कि पहली लाइन मार्जिन से सटी हुई आएगी, उसके बाद की सारी लाइनें एक निश्चित इंडेंट के बाद आएगी। तो ये हैंगिंग इंडेंट में इसको लिखा जाता है, जिसमें कि पहली लाइन एकदम मार्जिन से सटा के शुरू होती है बाईं तरफ से, और उसके बाद की लाइनें जो हैं वो नीचे थोड़ी सी आती हैं। इसमें जो आप व्यवस्था होगी सूची की, जो आप प्रविष्टियां देंगे, जो एंट्रीज करेंगे, वो लेखक के सरनेम के अनुसार होगी, माने अल्फ़ाबेटिकली क्रम में होगी। जैसे तिवारी, शर्मा इत्यादि आ रहे हैं, तो हिंदी में यदि आप बना रहे हैं तो तिवारी त पहले आता है तो आपको त पहले लिखना होगा, शर्मा श बाद में आता है तो बाद में लिखना होगा। इंग्लिश में भी इसी प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। उसमें एस चूँकि पहले आता है तो शर्मा पहले जाएगा, और टी बाद में आता है तो तिवारी नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। लेखक का पूरा नाम होगा या उसका संक्षिप्त इनिशियल्स होगा, ये डिपेंड करता है कि पुस्तक में या लेख जो भी आप जहाँ से जिसका आपने लिया है रेफरेंस, तो वो वहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा हुआ है अपना नाम। पुस्तक के कवर पेज पर यदि उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा है तो आपको पूरा नाम लेना होगा, यदि उन्होंने केवल इनिशियल दिया है तो आप वैसे इनिशियल लेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि किसी स्थिति में आपको लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है। हिंदी संस्कृत में कई बार इस प्रकार के आते हैं कि आपके पास ग्रंथ तो है लेकिन उसका लेखक पता नहीं है। तो लेखक न पता हो तो ऐसी स्थिति में वो जो पुस्तक का, दस्तावेज का जो भी नाम है, उस नाम को हम लेंगे, और उस नाम में भी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे ये विशेष रूप से इसलिए कहा जा सकता है, इंग्लिश में द से बहुत सारा शुरू होता है, अ से शुरू होता है, तो अ और द इस तरह के ये जो होते हैं, इसको आपको मेंशन कर, मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नहीं आएंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे कुछ नाम हो, द क्रॉनिकल ऑफ, तो उसमें क्रॉनिकल सी से आप शुरू करेंगे, मैंने जो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में बैठाएंगे वो सी पे बैठाएंगे, टी पे नहीं बैठाएंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण शब्द आता है, इस तरह के जो एक्स्ट्रा शब्द हैं उनको छोड़ करके, हिंदी में सामान्यतया ये परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी में सामान्यतः इस तरह के, हिंदी गुजराती दोनों में ही नहीं होते हैं, द या अ की तरह से कोई शब्द नहीं होता है, तो ये नहीं आएगी। तो मूल बात यह है कि आपको अगर लेखक का नाम उपलब्ध नहीं है तो आप शीर्षक को लेंगे, और शीर्षक को फिर आकार आदि क्रम में जहाँ पर भी उसकी स्थान आएगा वहाँ पर रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें खास नियम है, एमएलए में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि आप ऐसे दस्तावेजों को उद्धरण के में माने उसका रेफरेंस दे रहे हैं जो कि स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है, स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है मतलब कि एक लेखक की एक कृति, यानी वो उसका कोई ग्रंथ हो, पुस्तक हो, या जो भी है उसने अलग से अपना माने केवल उसी का है, दूसरे का उसमें नहीं है, किसी बड़े काम का वो हिस्सा नहीं है, तब ऐसे स्थिति में आप जो नाम लिखेंगे उसका वो इटैलिक में आएगा। माने जब आप लिखते हैं तो पहले आप लेखक का सरनेम लिखते हैं, लेखक का फिर फर्स्ट नेम पूरा या इनिशियल लिखते हैं, और उसके बाद आप उसके ग्रंथ का नाम या जो भी दस्तावेज है उसका नाम लिखते हैं, उसका शीर्षक लिखते हैं। तो ये शीर्षक इटैलिक में होगा यदि वह स्वतंत्र पुस्तक है तो, और यदि वो किसी दूसरे बड़े दस्तावेज का हिस्सा है, जैसे किसी जर्नल में प्रकाशित लेख है या किसी संपादित पुस्तक का एक अध्याय है, तो माने बड़ा काम है, उसमें से एक हिस्सा इस लेखक का है, तो आप ऐसी स्थिति में उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखेंगे। यानी कि यदि अगर स्वतंत्र पुस्तक है तो आपने इटैलिसाइज्ड कर दिया उसको, नाम को, और यदि वो किसी बड़े उस जर्नल में प्रकाशित है, एक लेख है सिर्फ, वहाँ से आपने लिया है, तो लेख का शीर्षक आप देंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखेंगे।
अप्रकाशित दस्तावेज जो है, मान लीजिए कोई ऐसे आपने ली जो कि प्रकाशन में नहीं है, आपको लेखक से सीधे मिली या लेखक से जुड़े किसी व्यक्ति से आपको सीधी मिली जो अभी तक प्रकाशित नहीं है। ऐसा अप्रकाशित जो दस्तावेज होते हैं उनका नाम भी लिखते समय डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। जब लेखक का सरनेम पहले आएगा, उसके बाद पहला नाम आता है और सरनेम के बाद एक कॉमा दिया जाता है। ये सामान्य नियम है। सरनेम आप लिखेंगे, कॉमा, फिर उसका इनिशियल या पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे आप बढ़ेंगे, उसका ये देंगे। ये सारी जो जानकारी मैंने आपको दी वस्तुतः एक PDF रिसर्च गेट पर उपलब्ध है, अ मैनुअल फॉर रेफरेंसिंग स्टाइल इन रिसर्च। ये पर्याप्त है, इसमें सारी जानकारी लगभग दी है। उसी में से निकाल करके कुछ आवश्यक जानकारी मैंने अभी आप लोगों को दी। आप इस मूल दस्तावेज़ को नेट पर जा कर के पढ़ सकते हैं, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आप उसको पढ़िए तो आपको अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो मित्रों, ये MLA के विषय में मुख्य बातें मैंने बताई और इसके साथ ही साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी संबंधी जो ये टॉपिक हमारा चल रहा था, 7 लेक्चर की सीरीज़ ये यहाँ पे पूरी होती है। और ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक क्विज़ करनी होगी जो आपके इस ऑनलाइन पर ही उपलब्ध होगी। ये कोर्स में आप जाएंगे तो, और उसको क्विज़ को आप कंप्लीट कीजिएगा तो आप ये टॉपिक सफलतापूर्वक आप माना जाएगा कि आपने इस टॉपिक को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो आगे आप पूरा वीडियो देखिए और इसके साथ ही ये जो सारी PDF है आपको वो भी उपलब्ध होगी आपके रीडिंग मटेरियल के रूप में, तो उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो उसको पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। नमस्कार। स्वाध्यायः